हाय, दिस इज पारितोष एंड यू आर वाचिंग आई स्पीक अबाउट मनी। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं चाइल्ड एजुकेशन के बारे में। और यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं कि अपने चाइल्ड एजुकेशन के लिए, अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए आप टारगेट अमाउंट को कैसे कैलकुलेशन करोगे, क्योंकि इसमें भी काफ़ी सारे मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं। फिर हम कुछ ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कुछ चाइल्ड एजुकेशन फंड्स है, एंड देन आई विल प्रोवाइड यू सोल्यूशन की what would be the right approach to accumulate money for child education। तो सबसे पहले बात करते हैं कि चाइल्ड एजुकेशन के लिए आपको कैलकुलेट कैसे करना चाहिए। सी आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कैलकुलेटर्स ऑन द वेबसाइट्स। काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे मैंने देखा है कि वहाँ पे आप एक फिगर डालते हो कि 1 करोड़ डाला, 50 lakhs डाला, एंड देन उसके बेसिस पर आपको एक मंथली कैलकुलेशन निकल के आ जाती है, कितना मंथली अमाउंट आप SIP करो या मंथली कॉन्ट्रीब्यूट करो अपने बच्चे की पढ़ाई के इन्वेस्टमेंट के लिए। आई नेवर बिलीव इन दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशन। रीजंस भी मैं बताऊंगा आपको हमेशा इन्फ्लेशन एडजस्टेड कैलकुलेशंस करनी चाहिए, और वो रिवर्स कैलकुलेशन करो तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर होगा। देखो, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। मैं ऐसा नहीं है, आई एम नॉट टेलिंग यू कि अगर आप कुछ अलग तरीके से कर रहे हो तो दिस इज योर कॉल। आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट माई पर्सपेक्टिव। तो ये कैलकुलेटर के बारे में बेसिकली मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो शायद नए जुड़े होंगे चैनल से, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैलकुलेशन कैसे करना चाहिए आइडियली आपको, और इसके बाद हम फिर बाकी जो इस हमारी प्रेजेंटेशन का जो बाकी का पार्ट है उस पर बात करेंगे। तो लेट्स से कि सपोज करो आई एम जस्ट टेकिंग अ कैलकुलेशन कि यू हैव अ न्यू बॉर्न बेबी, तो उस तरीके से ले रहा हूँ मैं। अगर आपको रहेगा तो आप यहाँ पे ये एक्सेल वैसे तो मैं आप लोगों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सारे फॉर्मूले इनबिल्ट किए हुए हैं, तो अपने हिसाब से एज के हिसाब से जो भी आपके बच्चे की एज है उस हिसाब से इसे आप अपना हिसाब से इसको आप इसे कस्टमाइज कीजिए। मैं जस्ट एक नॉर्मल इफ आपका बच्चा भी जस्ट छोटा ही है और आप उसके लिए प्लान कर रहे हो, तो सपोज करिए सबसे बड़ी गलती यह है कि सर कभी भी आपको ये नहीं देखना चाहिए कि मुझे 1 करोड़ रुपए अमाउंट चाहिए, क्योंकि हम इनप्रैक्टिकल फिगर्स देखते हैं। ठीक है, आपको ये देखना चाहिए मेरे हिसाब से कि आप कितना मंथली कंट्रीब्यूट कर सकते हो अभी आपकी पॉकेट से, आपकी जो भी सेविंग्स है। अब वो देखिए कि वो अमाउंट इन्फ्लेशन एडजस्टेड के बेसिस पर आज उस अमाउंट पे आपके बच्चे की, अगर इफ आपका बच्चा अगर 18 साल या ग्रेजुएशन में होता तो उस अमाउंट से आज के हिसाब से वो आपका खर्चा उठा सकता था अमाउंट नहीं। मैं आपको ये थोड़ा प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। सपोज करिए लेट्स से कि भाई मैं मानता हूं कि आज मैं मंथली 6,000 रुपीज से मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं, क्योंकि इतनी सेविंग्स मैं निकाल सकता हूं। तो यानी साल का 72,000 रुपये मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए। और हर साल से मैं मतलब मैं हर साल से अपने अमाउंट को 10% से ग्रो कर लूंगा। मतलब अभी 6,000, नेक्स्ट साल मैं 6,600 या 7,000, इस तरीके से अपने SIP के अमाउंट को बढ़ा सकता हूँ। जैसे जैसे मेरी ग्रोथ होगी या मैं जॉब कर रहा हूँ तो मेरी जिस तरीके से मेरी अप्रिसिएशन होगा मैं उस तरीके से बढ़ा रहा हूँ। तो आप इसे चेंज भी कर सकते हो। लेट्स से अगर आपने 8% चेंज करा तो 8% के हिसाब से इस कैलकुलेशन में चेंज हो जाएगा। तो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। तो जैसे मान लीजिए अगर आपको 6,000 रुपीज मनी आज आप निकाल सकते हो, तो इस हिसाब से 72,000 रुपये जोड़ सकते हो। तो सर मैंने यहाँ पे इन्फ्लेशन कंसिडर करा है 10%, क्योंकि अगर हम बात करते हैं बाकी अदर देन द चाइल्ड एजुकेशन के अलावा हम अगर इन्फ्लेशन की बात करें, होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करें, तो वो लगभग 6-7% का कैलकुलेट करते हैं। लेकिन वहीं अगर एजुकेशन की बात आती है तो पढ़ाई थोड़ी महंगी हो चुकी है, और हर साल ये पढ़ाई बहुत महंगी होती जा रही है। ये आई थिंक आप मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते होंगे। आई एम कंसिडरिंग द रिटर्न्स की 10% रिटर्न्स कंसिडर करो। अनरियलिस्टिक और अनप्रैक्टिकल कभी भी कैलकुलेशंस नहीं लेनी चाहिए। आई एम टेकिंग अ वेरी कंजर्वेटिव फिगर कि मैं जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं उसमें मुझे 10% रिटर्न्स मिल रहा है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इसको 9% करना चाहिए तो 9% भी कर सकते हो, पर मैं फिर भी आपको 10% के हिसाब से भी बता रहा हूं, क्योंकि बिकॉज ये हिस्टोरिकली मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया है कि एज पर द अगर इफ यू आर गोइंग विद द म्यूचुअल फंड्स, अगर आप इक्विटी में जा रहे हो तो 11-12% का रिटर्न आराम से आपको मिल जाता है इफ योर टारगेट इज फॉर 15 ईयर्स प्लस। और यहाँ पे हम चाइल्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो लगभग 15-16 साल का पीरियड तो है, लॉन्ग टेन्योर की बात तो कर ही रहे हम। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आपका गोल नजदीक आता है
तो आपका वो इक्विटी का अमाउंट, क्योंकि हम यहाँ पे इक्विटी की बात कर रहे हैं, और आई विल टेल यू अबाउट द अदर प्रोडक्ट्स एज वेल। हाँ, जैसे जैसे आपका इक्विटी का आपका टारगेट पास आता है, तो वो अमाउंट आपका डिप्लॉय हो जाना चाहिए डेट फंड्स में। क्यों? क्योंकि जब आपका टारगेट बिल्कुल लगभग 2 साल 3 साल है, तब उस पैसे पर रिस्क नहीं ले सकते हो ना आप इक्विटी का। तो दैट इज द रीजन उस पैसे को आपको डेट में डिप्लॉय करना चाहिए। तो उसी बेसिस पे कैलकुलेशन मैंने कैलकुलेट की हुई है। इस कैलकुलेशन से समझ में क्या आता है? इस कैलकुलेशन से समझ में आता है, जैसे सपोज करो आज 6000 रुपीज का मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं मंथली, तो इस 6000 रुपीज के मंथली इन्वेस्टमेंट से जहां पर मेरा पोर्टफोलियो पे 10% का रिटर्न मिल रहा है, हर साल मैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को, अपनी SIP को 8% से अप्रिसिएट कर रहा हूं, तो एट द एज ऑफ 17, मतलब जब माई चाइल्ड वुड बी एट द एज ऑफ 17 और 18, तब मुझे वो पैसा चाहिए होगा। तो लगभग उस समय मेरी फंड की इस हिसाब से जो मैं SIP आज कर रहा हूं, उसकी वैल्यू होगी लगभग 55,71,943। लेकिन बात अब जो समझने वाली है, सर ये फिगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं आज से 17 साल पहले की। अगर आप इसको रिवर्स कैलकुलेट करोगे, तो रिवर्स कैलकुलेशन यानी आज के 9,29,243 रुपए अगर आपके पास है, तो विद द इन्फ्लेशन एडजस्टेड फिगर दिस 9,29,000 मतलब दिस 55,71,943 रुपीज वुड बी इक्विवेलेंट टू 9,29,243। क्योंकि सर यहां से हम 17 साल पहले, 17 साल बाद की बात कर रहे हैं। तो यानी अगर 17 साल बाद आपको 55 लाख रुपए चाहिए, तो उस 55 लाख रुपए की आज की वैल्यू 9,29,243 रुपए है। अब ये सवाल अपने आप से पूछिए कि अगर आपका बच्चा आज अगर आपका बच्चा किसी ग्रेजुएशन की कॉलेज में जाना चाह रहा है, तो अगर आप 10 लाख रुपए या 9.5 लाख रुपए, 9.5 लाख रुपए में आपका वो गोल अचीव हो पाएगा, तो ये आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं एक नॉर्मल एवरेज कॉलेज की, मान लीजिए अगर आपका बच्चा ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग में जाता है, तो 11-12 लाख, डिपेंड करता है। देखो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप ऑक्सफोर्ड भेज रहे हो, वी आर टॉकिंग अबाउट वेरी प्रैक्टिकल। अगर आप ऑक्सफोर्ड भेजने के लिए आप इतना कैपिटल कर रहे हो, तो आई थिंक आपको किसी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होगी। आई थिंक काफी कैपिटल होगी, लेकिन फिर भी मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाह रहा हूं। जस्ट आई एम टेलिंग यू अबाउट द वेरी प्रैक्टिकल फिगर, क्योंकि आई नो कि कैमरे की साइड जो लोग बैठे हैं वो हम में से काफी लोग ऐसे होंगे जिनके लिए शायद ऑक्सफोर्ड अफोर्ड करना पॉसिबल ना हो, क्योंकि ऑक्सफोर्ड की फीस और बहुत सारे काफी सारे खर्चे हैं, और जरूरी नहीं है एडमिशन भी हो, बहुत सी चीजें हैं, उस पर बात नहीं कर रहे। बट सिर्फ सवाल ये पूछिए कि आज 9.5 लाख रुपए पे ग्रेजुएशन का खर्चा निकाला जा सकता है? हाँ भी और ना भी, ठीक है। अब उस हिसाब से अपने SIP के अमाउंट को यहां पे एडजस्ट कीजिए। अब मैं बात करूं कि 10 लाख रुपए हो, तो वेरी मच पॉसिबल, यानी 7,000 रुपए महीने की अगर मैं SIP कर रहा हूं, जिसकी वैल्यू आज से 17 साल के बाद 65 लाख रुपए की होगी, उस 65 लाख रुपए की आज की करंट वैल्यू 10 लाख रुपए है। इसीलिए इसको मैं रिवर्स कैलकुलेशन बोल रहा हूं। तो 10 लाख रुपए में करा जा सकता है, वेरी मच पॉसिबल, 10 लाख रुपए है। अगर मैं इसी को अब 8,000 कर दूं, तो लगभग 12 लाख के आसपास ये फिगर बैठता है। अगर मैं चलो 10,000 कर दूं, तो सर 10,000 रुपए पे लगभग 17 साल के बाद, जैसा आप सोचते हो, जैसा आप कैलकुलेट करते हो, 92 लाख रुपीज तो वैल्यू निकलेगी। लेकिन उस 92 लाख रुपए की वैल्यू की इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू आज की डेट में 15,48,738 है। तो क्या एट द टाइम ऑफ ग्रेजुएशन व्हेन माय चाइल्ड वुड बी एट द एज ऑफ 17 और 18, 15 लाख रुपए काफी होंगे? काफी हद तक काफी होंगे, बहुत काफी होंगे। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी प्रैक्टिकल थिंग। तो उस तरीके से आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये कैलकुलेटर शीट मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, आप इसमें थोड़ा सा कस्टमाइज करिए एज के हिसाब से, लेकिन हमेशा एक रिवर्स कैलकुलेशन लीजिए, क्योंकि अनप्रैक्टिकल सोचिए मत। आप सोचेंगे कि मुझे तो 1 करोड़ रुपए करना है। अगर मैं सपोज करो मुझे आज, अगर आप 1 करोड़ रुपए की फिगर सोच रहे हो कि जब मेरा बच्चा 17 ईयर्स का होगा, तब उस हिसाब से 1 करोड़ रुपए की वैल्यू होनी चाहिए, तो सर उस हिसाब से तो पता है आपको कितने मंथली करना पड़ेगा। अगर 50,000 कर रहे हो आप, शायद ये ज्यादा हो गया, तो लगभग सर
मैं जस्ट एक एडजस्टमेंट आप अपने हिसाब से कर सकते हो सर। मैं मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूं। ओके, शायद 15,000 में हो जाएगा ये। तो सर हाँ, लगभग अगर आज 15,000 रुपए महीने की SIP कर रहे हो तो मैं ये कह सकता हूं कि 17 साल के बाद इस 15,000 रुपए की महीने की SIP की वैल्यू लगभग 1,39,00,000 रुपए होगी, अगर मुझे 10% रिटर्न्स मिल रहा है और लास्ट के 3 साल में अपने पैसे को डिप्लॉय कर रहा हूं कहां पे, डेट फंड में। अब इस 1,39,00,000 रुपए की वैल्यू आज के इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद इसकी वैल्यू लगभग 23 लाख ही होगी, क्योंकि इन्फ्लेशन को आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। तो 23 लाख रुपए आज के हिसाब से ग्रेजुएशन में या पढ़ाई के हिसाब से काफी है। अब इसी 23 लाख रुपए की फिगर आप सोच रहे हो 17 साल के बाद 1 करोड़ रुपए की। आई थिंक मेरी बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैं यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं बता रहा, रिवर्स कैलकुलेशन बता रहा हूं। आप हमेशा जो 17 साल या 18 साल के बाद जो चाहिए पैसा आपको, जो अभी माइंड में सोच के बैठे हो, जिसे वेबसाइट पे सर्च करते हो, उसको रिवर्स कीजिए कि उसकी वैल्यू आज की डेट में कितनी होगी। उस वैल्यू में मैं अपने बच्चे की पढ़ाई पूरी कर सकता हूं, तो आई एम वेरी मच ओके। तो उस हिसाब से कैलकुलेशन कीजिए। तो चलो, ये तो हमारी कैलकुलेशन की बात हो गई है। प्रैक्टिकल फिगर सोचने के लिए ये कैलकुलेटर आपकी मदद करेगा। ये मैं डाल दूंगा, आई ट्राई कि मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, टेलीग्राम पे भी डाल दूं, तो दोनों जगह से जहां से लगेगा वहां से आप डाउनलोड कर लेना। इन्फ्लेशन 10% ही कंसिडर करिए। अब प्रेजेंटेशन की दूसरी बात पर आते हैं। शुड वी इन्वेस्ट फॉर द ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स? आई नो देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट। लाइक देखो, मैं आई एम टॉकिंग वेरी न्यूट्रल। मैं किसी चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट में तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पे काफी लोग ऑफेंड कर लेते हैं, और तो नहीं बोलूंगा मैं कि चाइल्ड एजुकेशन पॉलिसी पर। अगर मेरा पर्सपेक्टिव जानना चाहते हो तो मैं आपको एक सीधा सिंपल से, आप जस्ट अपने आप से पूछे, सर अगर आप कोई मनी बैक पॉलिसी, चाइल्ड एजुकेशन पॉलिसी ले रहे हो, अगर वहां पे आपके हिसाब से रिटर्न्स जितना टारगेट कर रहे हो, मान लीजिए जैसे कि हमारे कैलकुलेशन से हिसाब से हम 10% रिटर्न कंसिस्टेंटली टारगेट कर रहे हैं, अगर इतना पॉसिबल है कंसिस्टेंटली फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर, आप जस्ट जहां जाना चाहते हो, इट इज योर कॉल। बट मेरा सजेशन ये है, ओनली द इक्विटी वुड बी द वन बेस्ट ऑफ द एसेट क्लास जहां पे आपको टारगेट करना चाहिए। सुकन्या समृद्धि योजना डेफिनेटली इज अ वन ऑफ द गुड प्रोडक्ट, बट 8-8.5% के करीब का रिटर्न मिलता है, आई थिंक 8.25 का। अगर 8.25% में आपका टारगेट अमाउंट अचीव हो पा रहा है इस कैलकुलेशन के हिसाब से, तो ठीक है। अदरवाइज मेरा मानना तो यह है कि म्यूचुअल फंड्स, SIP इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन अगर आप चाइल्ड एजुकेशन की बात कर रहे हो। PPF भी मैं क्यों नहीं कंसिडर कर रहा हूं कि 8% वाला हिसाब है, 7-7.5% के करीब का रिटर्न मिलता है। देखो सर, दो चीजें हो सकती है, या तो अपना अमाउंट हर महीने आप ज्यादा बढ़ाओ, हर साल अपने SIP अमाउंट म्यूचुअल फंड्स के SIP जो भी आपका मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन है या साल का कॉन्ट्रीब्यूशन उसे बढ़ाओ, तो अगर रिटर्न्स भी कम मिल रहा है वो कंपनसेट हो जाएगा। अगर नहीं कर सकते हो, अफोर्डेबल नहीं है, क्योंकि इतना पैसा अगर एक्स्ट्रा यहाँ डालोगे तो बाकी गोल्स भी तो है ना, रिटायरमेंट है, होम, आपका हाउस भी एक लोन हो आपका एक गोल हो सकता है, फाइनेंशियल गोल हो सकता है। तो सब चीजों के लिए अमाउंट तो डिप्लॉय करना ही है, सेविंग भी उतनी देखनी है, खर्चे भी है, तो उस हिसाब से आपको सीधे कैलकुलेशन करनी चाहिए। तो उस हिसाब से देखिए कि सर देखो, सुकन्या समृद्धि योजना में अगर मैं पैसा लगा रहा हूँ, PPF में लगा रहा हूँ, 8% मुझे मिल रहा है, तो 8% के हिसाब से 17 साल के बाद क्या मैं इतना अमाउंट एक्यूमुलेट कर पाऊंगा? देखो, मेरा अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो मेरे हिसाब से तो मुझे इक्विटी अच्छा लगता है, क्योंकि अगर मुझे मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा करना पड़ रहा है तो आई विल नॉट गो विद दिस टाइप ऑफ ट्रेडिशनल प्लान्स। सुकन्या समृद्धि के अगेंस्ट में मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जितने भी ये इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है चाइल्ड एजुकेशन के नाम पे आप लोगों को प्रमोट की जाती है, लेकिन उनसे इस तरीके का फाइनेंशियल गोल अचीव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। अब आप में से कुछ लोग बोल सकते हो कि सर वहां इंश्योरेंस मिलता है, तो यार इंश्योरेंस के लिए टर्म प्लान ऑलरेडी है जहां पे अच्छा खासा कवरेज मिलता है। सिर्फ एक चाइल्ड एजुकेशन पॉलिसी में एक मैं बेनिफिट बोल सकता हूं, वेवर ऑफ बेनिफिट मिलता है, प्रीमियर वेवर बेनिफिट इफ समथिंग हैपेंस टू द लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ यही एक बेनिफिट है। बाकी रिटर्न्स के साइड में, चार्जेस के पर में आई विल नॉट सपोर्ट दीज टाइप ऑफ प्लान्स। चलो खैर, मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, वो तो आपकी कॉल है। सुकन्या समृद्धि योजना PPF में अगर आपको ये मिल रहा है तो इतना रिटर्न्स और इतना टारगेट अचीव हो रहा है, दिस वुड बी योर कॉल। अब इसके अलावा मैं काफी सारे देखता हूं कि काफी सारे फंड्स भी हैं जिन्हें सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स बोला जाता है, काफी सारे एप्स भी उन्हें प्रमोट करते हैं। आई डोंट नो क्या रीजन रहता है, बट
HDFC चिल्ड्रन गिफ्ट फंड, UTI चाइल्ड एजुकेशन फंड करके, ICC का भी कोई चाइल्ड फंड है। मोर एंड लेस फंड्स तो ठीक है, फंड्स की परफॉर्मेंस भी ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो ये है कि दीज फंड्स आर दी लॉक्ड इन, मतलब 5 साल से पहले या आप का बच्चा 18 ईयर्स का होगा तभी वो पैसा रिडीम कर सकता है, लिक्विडिटी नहीं है। चलो हम चाइल्ड एजुकेशन की बात करें तो लिक्विडिटी नहीं है, वेरी मच ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पैसा बना रहेगा, निकलेगा नहीं, मैं निकालूंगा नहीं। लेकिन दूसरा एक है कि ये जितने भी चाइल्ड एजुकेशन फंड्स होते हैं मोर एंड लेस सारे के सारे आपके इट्स वर्क लाइक अ सब बैलेंस्ड फंड, जहां पे 60% इक्विटी में रहता है, 40% डेट में रहता है, तो वो रीबैलेंसिंग थोड़ी सी होती नहीं है वहां पे। और जब हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि रीबैलेंसिंग एज पर द मार्केट कंडीशन टाइमली होनी चाहिए, टाइमली होनी चाहिए। तो भाई देखो, अगर मुझे इसको कंपेयर करना पड़े बाकी दूसरे फंड से जहां पे ओपन एंडेड है, यानी जहां पे पैसा मैं रिडीम कर सकता हूं या मेरे को अपनी एसेट एलोकेशन को मैं चेंज कर सकता हूं, तो मैं उसको फेवर करूंगा। तो सॉल्यूशन क्या है, अभी बात आते हैं सॉल्यूशन पे। आई थिंक मेरी क्लियर कर दिया कि ट्रेडिशनल प्रोडक्ट में आपको क्यों नहीं जाना चाहिए। ट्रेडिशनल प्रोडक्ट में इसलिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि जो आप टारगेट अमाउंट सोच के बैठे हो, अगर उससे इतना रिटर्न मिल रहा है वेरी मच ओके, नहीं मिल रहा तो मुझे नहीं लगता ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स में आपको जाना चाहिए जहां चाइल्ड एजुकेशन की बात है। चाइल्ड एजुकेशन के नाम पे काफी सारे फंड्स निकले हुए हैं, प्रमोट किया जाता है, लेकिन उनमें सिर्फ एक लॉक इन इशू है, दूसरा वो फंड्स वर्क लाइक एज अ बैलेंस्ड फंड। लेकिन उसकी जगह एक नेक्स्ट सब्सटीट्यूट हो सकता है, जो मेरा पर्सपेक्टिव है कि वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है और सॉल्यूशन है डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड और बैलेंस एडवांटेज फंड। फंड्स का सबसे जरूरी पार्ट ये है इन कैटेगरीज का कि these funds can invest your money in debt and equity and can change your asset allocation without your intervention। मतलब आपके इंटरवेंशन के बिना एज पर द मार्केट कंडीशन फंड मैनेजर को लगता है कि इक्विटी महंगी है तो वो डेट में भी डिप्लॉय कर सकता है, रीएलोकेट, और लगता है कि अभी इक्विटी में सारा पैसा होना चाहिए तो उठा के इक्विटी में भी मूव कर सकता है। तो ये रीबैलेंसिंग ऑटोमेटिकली होती रहती है, तो आपको अपने हिसाब से अननेसेसरीली बात बीच में पिक्चर में आने की जरूरत नहीं है, वो चीजें ऑटोमेटिकली होगी। इन हर फंड हाउसेस के एक प्रोप्राइटरी मॉडल्स होते हैं और मोस्ट ऑफ द जितने भी प्रोप्राइटरी मॉडल्स होते हैं वो पीई रेशोस के बेसिस पे अलाइंड होते हैं। तो एज पर द पीई रेशोस और प्राइस टू बुक वैल्यू और काफी सारे फंड्स के अलग अलग होंगे, उनके बेसिस पे फंड्स इक्विटी टू डेट और डेट टू इक्विटी करता है चेंज, एसेट रीएलोकेट ऑटोमेटिकली करता है, तो वहां आपका रोल खत्म हो जाता है कि आपको एसेट रीएलोकेट करना है। ऐसा बैलेंस फंड में नहीं होगा क्योंकि वहां तो 65% इक्विटी में रखना ही रखना है, 35% डेट में रखना ही रखना है, या 60% इक्विटी में रखना ही रखना है, 40% डेट में रखना ही रखना है। लेकिन कई बार ऐसा भी तो होगा, जैसे अभी लास्ट 1 ईयर की बात करें तो वी ऑल नो कि अगर इस 1 साल में इक्विटी में आपका पैसा होता तो आप में से काफी सारे लोगों ने डबल कर लिया होगा पैसा, अगर स्मॉल कैप में हो। तो इस तरीके का एसेट एलोकेशन आपको चाहिए ना, कि जहां पे जब मार्केट आपको फेवर करे तब आपका पैसा इक्विटी में हो और जब नहीं करे तो ज्यादा से ज्यादा डेट में हो। हालांकि देखो, ये कहने की बात है कि जितने भी बैलेंस एडवांटेज फंड और डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड होते हैं वो दे कैन शिफ्ट योर कंप्लीट मनी फ्रॉम इक्विटी टू डेट, ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकली बात करें, लेकिन फिर भी 80-20% तक का हो सकता है, जो कि बैलेंस्ड फंड में पॉसिबल नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर आप चाइल्ड एजुकेशन की बात कर रहे हो, पहले कैलकुलेट कीजिए सही तरीके से कि कितना मंथली कंट्रीब्यूट कर सकते हो अपने सेविंग से। उसके बाद अगर ऑप्शंस की बात करें कि कितने परसेंटेज रिटर्न्स पर आपका टारगेट अमाउंट अचीव हो जाएगा, अगर मंथली ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो सुकन्या समृद्धि, पीपीएफ, बाकी मनी पैक पॉलिसी, इट वुड बी योर कॉल। पर मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट अप्रोच होगी, मुझे कम मंथली कंट्रीब्यूट करना पड़े, कंसिस्टेंटली रिटर्न्स मिले, तो मैं फंड्स की तरफ जाना चाहूंगा। फंड्स में भी मैं डायरेक्टली लार्ज कैप, मिड कैप इसमें ना करके अगर मुझे कोई एक ऐसा सॉल्यूशन मिल जाए जहां पे चीजें ऑटोमेटिकली रीबैलेंस हो रही हो, तो मेरे हिसाब से वो बैलेंस एडवांटेज फंड और डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स हो सकते हैं। ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो किसी टारगेट अमाउंट को, किसी गोल को टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि चाइल्ड एजुकेशन और रिटायरमेंट प्लान, क्योंकि रिटायरमेंट के नाम पे भी काफी सारे फंड्स आते हैं। बाकी अगर आप कर सकते हो, थोड़ा एक्टिव वर्क ले सकते हो, तो आप डायरेक्टली लार्ज कैप और मिड कैप और फ्लेक्सी कैप में भी जा सकते हो। लेकिन अगर आपको चाहिए सब चीजें ऑटोमेटिकली हो, तो बैलेंस एडवांटेज फंड और डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड कुड बी वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरी फॉर योर चाइल्ड एजुकेशन। तो आई बिलीव अगर मैं बात करूं डायनेमिक एसेट एलोकेशन और बैलेंस एडवांटेज फंड में,
तो मैंने इस पे पहले भी वीडियो बनाई थी, वहां पे भी मैंने फंड सजेस्ट करे थे। आई थिंक मैंने HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का आपको उसका रोलिंग रिटर्न्स कंसीडर बताए थे, ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज का भी बताया था। मुझे लगता है ये दोनों फंड्स काफी अच्छे हैं और इनको मैंने बैक टेस्टिंग भी की थी अपने पुरानी वीडियोस में। मैंने अगर आप 4 साल के प्लस का पीरियड है तो यू हैव नेवर रिसीव नेगेटिव रिटर्न्स इन दीज काइंड ऑफ फंड्स एवर, कभी नहीं मिला है। तो मुझे लगता है कि दिस कुड बी वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर अ चाइल्ड एजुकेशन। आपको बहुत सारे ऑप्शंस में जाने की जरूरत नहीं है, आप इवन यू कैन स्टार्ट योर SIP इन दीज फंड्स एंड दैट इज मोर देन इनफ। तो आज के लिए इतना ही था। आई बिलीव ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर जो ये एक्सेल है जहां पे आपको चीजें कैलकुलेट करनी है आप लोगों के लिए, ये मैं डिस्क्रिप्शन में प्लस मेरे टेलीग्राम ग्रुप में अगर फॉलो करते हो तो वहां डाला होगा। तो आज के लिए इतना ही था। अगर इसके अलावा अगर आपको स्टॉक रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद करते हो तो मेरे दूसरे चैनल पे भी रेफर कर सकते हो, वहां पे हम स्टॉक से जुड़ी बातें करते हैं, काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्दी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद। और यस, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, लाइक करे बिना मत जाना। वी आर टारगेटिंग 700 लाइक्स। और कुछ भी रहता है कमेंट करके पूछिए, कुछ डाउट है कमेंट करके पूछिए। आई विल ट्राई कि मैं जितना ज्यादा आंसर दे सकूं वो आंसर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।